नमस्कार। मैं हूं सीएम न्यूज नेटवर्क। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का छठवां दिन राहुल गांधी के नाम हो गया। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा में हिस्सा लेते हुए जो दहाड़ लगाई, उसकी गूंज न केवल संसद बल्कि संसद के बाहर भी हुई है और सत्तारूढ़ दल बुरी तरह तिलमिला गया है। हमने देखा और शायद पूरे देश ने देखा होगा कि जब राहुल गांधी सदन में सिलसिलेवार मुद्दों पर आधारित बात कर रहे थे, जो उनका रवैया चुनाव प्रचार के दौरान था और जो मुद्दे उन्होंने उठा रखे थे, उन्हीं को सिलसिलेवार आज उन्होंने लोकसभा के सामने रख दिया। प्रधानमंत्री से बहुत सारे इश्यूज पर सीधा जवाब मांगा और कुछ ऐसे इश्यूज भी रहे जिस पर जबरदस्त हंगामा हुआ सदन में। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने खड़े होकर इंटरवीन किया। बहुत कम ऐसा होता है कि जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहा हो तब प्रधानमंत्री जी या सदन के जो नेता हैं वो हस्तक्षेप करें। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो कई बार वे उठे, टोका टाकी होती रही। वे निरंतर राहुल गांधी के जो आरोप थे या जो सवाल उठा रहे थे, जवाब मांग रहे थे, उस पर बार बार यही कहते रहे कि ये जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं वो नियमों के अनुकूल नहीं है। आज बार बार नियमों की जो बात थी हुई और ट्रेजरी बेंच से बहुत सारे मंत्री निरंतर राहुल गांधी को टोकते रहे और राहुल गांधी अपना जो प्रहार था उनका राजनीतिक उसे करते रहे। कुछ मामले मुद्दे थे जिस पर कहा गया कि इसे सत्यापित किया जाना चाहिए राहुल गांधी के द्वारा, क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के पद पर है, वो साधारण सदस्य अब नहीं है। और रार जमकर सदन में हुई और अब सदन के बाहर भी छिड़ गया है पूरा का पूरा मामला। जो कुछ उन्होंने कहा, चाहे वो अयोध्या का मसला हो, वहां जो हार हुई भारतीय जनता पार्टी को, उसको उन्होंने बड़े तरीके से उसको उकेरा। साथ साथ चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो या अग्निवीर हो, जो इश्यूज हैं देश में, महंगाई हो, उस पर निरंतर राहुल गांधी प्रधानमंत्री से जवाब मांगते नजर आए। और जो रुख था, रवैया था ट्रेजरी बेंच का, वो कहीं ना कहीं जो मैंने कहा तिलमिलाहट वाला था, वो नजर आ रहा था कि अब सदन वो नहीं है। मोदी 1 और मोदी 2 में जिस तरह का सदन था, वैसा सदन या वैसा दृश्य अब नहीं है। और विपक्ष के जो कहा जा रहा था कि बेहद बेहद इस बार धारदार शैली होगी और उसके पास संख्या बल भी है, तो वैसा ही कुछ नजारा सदन में था। और अब ये इस पूरे मसले या मुद्दे को जो टर्न डाउन करने का प्रयास भी शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगाया या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो आक्षेप किया कि वो जो धर्म की बात करते हैं, खुद को हिंदुओं का पैरोकार कहते हैं, लेकिन इस आड़ में वे देश को बांटने का काम करते हैं, तो इसको बीजेपी ने इशू बना लिया है कि राहुल गांधी हिंदुत्व के खिलाफ हैं। और जैसा मैंने कहा, सदन में जो कुछ हुआ, सदन के बाद सड़क और सड़क के साथ साथ जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं, वो राहुल गांधी पर पिल पड़े हैं। सीधे शब्दों में कहें तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ का बयान आ गया है, उधर असम के मुख्यमंत्री ने बयान दे दिया है, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कह दिया है और कहा यही है कि हिंदू धर्म का अपमान राहुल गांधी ने आज किया है। और जो रार चल रही है, जो ठन सी गई है, और ये जो पहला राहुल गांधी का 90 मिनट का भाषण है, इन सब पर हम बात करने के लिए चलेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जो हमारी ये शाम 6 बजे की चर्चा होती है उसके लिए जुड़ गया है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट श्री शीतल पी सिंह साहब हैं। शीतल पी सिंह साहब के अलावा रविंद्र सिंह शौरान साहब जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी साथी राशिद जहीर साहब जुड़े हैं और जो राजनीतिक विश्लेषक बिलाल सब्जवारी जुड़ गए और अभी हमारे साथ और भी हमारे मेहमान जुड़ेंगे। मैं शुरुआत सर शीतल सर आपसे करना चाहूंगा और पहले मैं मेहमानों को, मेरे जो मेहमान हैं उनके बारे में बता दूं कि आप जो हमारा सूरी दर्शक है FOPM का, आप सबको देखता है, आप सब बड़े महारत रखते हैं अपने अपने जो उनका अनुभव है, उनकी जो बहुत लंबी एक यात्रा है पत्रकारिता के क्षेत्र में, सब देखते हैं, जानते हैं और खरा खरा बोलते हैं, शानदार बोलते हैं। शीतल सर, जो आज कुछ हुआ सदन में, जो एक हम लोग उम्मीद कर कर चल रहे थे कि विपक्ष एक धारदार है, एक अलग दृश्य है इस बार, और राहुल गांधी का जो पहला भाषण जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक अलग तरीके से जो रंग देने की शुरुआत की है, तो पहले तो राहुल गांधी के सदन में भाषण पर और साथ साथ जो बीजेपी की ओर से जो कुछ अब
शुरुआत हुई है, सरकार की ओर से जो शुरुआत हुई है, उस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा। शीतल सर, अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए। आज की खासकर राहुल जी के भाषण के बारे में अगर कहा जाए, ओ सॉरी, एक सेकंड, सॉरी, कोई इश्यू नहीं, प्लीज। ये जरा एक फोन आ गया था, सॉरी सर, प्लीज प्लीज। अगर आज की पूरी कार्रवाई और राहुल जी के भाषण के बारे में कहा जाए तो एक लाइन में इसको अगर देखा जाए तो ये लगता है कि सरकार की ओर से स्पीकर से रहम की गुजारिश की गई कि जान बचाइए, ये क्या हो रहा है, संरक्षण दीजिए। ये अपने आप में कमाल था। थोड़ा ऐसा स्पीकर जिसके बारे में सीधे आरोप है कि वो पार्टीजन रहते हैं, सीधे आरोप भाषण में भी आज राहुल गांधी ने लगा दिया कि आप मुझसे मिले तो स्टेट और उनसे मिल रहे थे, प्रधानमंत्री से तो झुक गए थे, जबकि इस हाउस के लीडर, उन्होंने कह दिया था हाउस के लीडर आप हैं, लेकिन कहना था कस्टोडियन, बाद में उन्होंने करेक्शन किया उसका। तो हाउस का कस्टोडियन जो है हाउस के लीडर के सामने झुक रहा है, ये ठीक नहीं है, ये सब भी कहा। लेकिन सबसे मेजर वही था कि गृह मंत्री खड़े होके स्पीकर से कह रहे हैं कि आप इनको रोकिए, ये क्या हो रहा है, ये आप हमारा संरक्षण करिए, ये तो मतलब आउट ऑफ बॉक्स जा रहे हैं। आज का भाषण वैसे तो अगर कहें ये तो ठीक है, आनंद आया कुल मिला के, लेकिन आज जो था ये लगभग ऐसा लगा कि जो द हिंदू और दूसरे लोगों ने, एनराम वगैरह ने एक पहल की थी कि ये लोग मंच पे आके आमने सामने चुनाव के दौरान डिबेट करें, तो डिबेट तो हुई नहीं थी। आज लगता है कि राहुल गांधी की ओर से वो डिबेट उन्होंने चुनाव का जवाब दिया, चुनावी प्रचार में जो कुछ हुआ था आज उन्होंने उन मुद्दों का जवाब दिया और बहुत बखूबी दिया। ये ठीक है कि उसमें बहुत सारी चीजें अगर हम खोजेंगे कि वो स्तर जो पहले नेताओं का रहा करता था वैसा नहीं था, उस तरह से तथ्यात्मकता पर ज्यादा जोर नहीं था, लेकिन हम राजनीतिक विमर्श जहां आ गया है, जहां खुद नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं वो जहां उसको ले आए हैं, तो जाहिर है कि कोई जवाब देगा तो जो उन्होंने कहा सुना है उसी का जवाब देगा। तो वही ये सब कहते सुनते रहे हैं जिन चीजों का जवाब बनता था। आज राज्यसभा में खड़गे साहब ने भी वही किया, जब उन्होंने वो पकड़ लिया एक मुद्दा जिसको वो कहने लगे, वहां जो उपसभापति साहब है कि ये जो है ये तो हम उससे बाहर निकालना पड़ेगा हमें, ये असंसदीय है। तो ये कहा गया कि यही तो भाषण दिया है प्रधानमंत्री ने, अगर वो असंसदीय है तो ये वाकई वो असंसदीय भाषण ही देते हैं। तो वो सब जो बातें हुई, मुजरा जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया वहां, तो उसी तरह से लोकसभा में आज राहुल गांधी ने, आप कह सकते हैं बहुत आत्मविश्वास से लबरेज थे और जो साहस की हद तक साहस, मैं ये कहूंगा इसे कि जो सीमा है कई बार लग रहा था टूटी अब टूटी, जब उन्होंने स्पीकर को लपेट लिया तब वही सीमा थी, लेकिन उन्होंने कुशलता। आप देखिए कि एक ओर से राजनाथ जी, होम मिनिस्टर, खुद प्रधानमंत्री, पीछे से वो यादव जी, 5-6 लोगों की टीम जो है इधर के शॉट्स रोकने की कोशिश कर रही थी और राहुल गांधी एक्सटेम्पोर और चले जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि वो बाइलिंगुअल है, आराम से, मूल भाषा तो उनकी अंग्रेजी है, हिंदी उनकी असली भाषा नहीं है, लेकिन हिंदी में भी उन्होंने काफी आज गुल खिलाए जैसे कहा जाए, और अंग्रेजी में तो नो डाउट उनको कमांड है। अब समस्या यह है कि जो फ्रंट बेंच बीजेपी की है उसमें कोई अंग्रेजी बोलने वाला नहीं है। ये तीनों चारों लोग जो है, ये चाहे प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, रक्षा मंत्री जी हो, और भूपेंद्र यादव का मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने भी सुना नहीं है। तो एक तो यहाँ ये थोड़ा सा इंफीरियरिटी जन्म लेगी, क्योंकि उस ऑडियंस को एड्रेस करते हुए गए साथ साथ, दोनों भाषाओं में उन्होंने बीच बीच में भाषण दिया। फिर उन्होंने ये जब, हालांकि एएनआई ने कलाकारी दिखाई कि प्रधानमंत्री ने जब हस्तक्षेप किया तो सिर्फ उतनी खबर उसने चला दी और उसको पसंद का शीर्षक देके कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गलत है कि हिंदुओं को आपने कह दिया कि वो हिंसक होते हैं, जबकि तुरंत ही प्रतिवाद किया राहुल गांधी ने और कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है, कुछ इस तरह की भाषा कही, और बीजेपी सिर्फ हिंदू नहीं है, मतलब उन्होंने उसको सिर्फ हिंदू नहीं है, कि उनके कहने का मतलब उसमें यह था कि मोदी, बीजेपी और आरएसएस जो जिस हिंदुत्व की बात करती है, तो वो पूरे परिवेश में वो बात थी। लेकिन
बहुत से खिलाड़ी हैं, एजेंसी भी खेल रही है, एएनआई अपना खेल खेल रही थी, लेकिन जो सुन रहे थे वो तो वहां रुके नहीं थे ना, उन्होंने तो बाद का भी हस्तक्षेप सुना। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने आज, आप कह सकते हैं, हम जैसे लोग उनसे कुछ दूसरी उम्मीदें करते हैं, या किसी भी जो लीडर अपोजिशन हो उससे कुछ आंकड़ों पर, तथ्यों पर इस सरकार की नीतियों की आलोचना जो वो बनती है उसकी उम्मीद करते हैं। लेकिन आज का दिन मैं फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट सारा राहुल गांधी को दूंगा कि उन्होंने चुनाव में जो सब कुछ उनके ऊपर सवाल थे, जिनके उत्तर वो दे नहीं पा रहे थे, आज उन्होंने वो सारे उत्तर, जिसमें वो भी शामिल था कि हम लोग तो बायोलॉजी मंत्री जी तो खैर भाई डायरेक्ट वहां से आता है, तो यहाँ आपके यहाँ ये जो एक योजना लागू हो जाती है रुपया बंद करने की, नोट बदलने की, ये सब उन्होंने बहुत मजाकिया लहजे में कहा और इस पर काफी उन्होंने आकर्षण बटोरा। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि इसके बावजूद कि आईटी सेल और सब लगे हुए थे सरकार की जान बचाने में, लेकिन वो लोग खींच गए थे। वो उम्मीद कर रहे थे कि सरकार जो है ढंग से प्रतिवाद नहीं कर पा रही है, उन्हें भी लग रहा था कि आज का शो राहुल गांधी लूटते चले जा रहे हैं। लेकिन ये अब होना है, क्योंकि 234-35 लोग एक साथ खड़े हैं, उनके सामने 240 लोग हैं, 150 से ज्यादा वो है जो पहले से सांसद रहे हैं, जिनका हौसला चला गया है, और चुनाव में जो कठिनाइयां आई, बहुत से बाल बाल बचे हैं, वो उस हौसले में नहीं है। इसलिए ट्रेजरी बेंचेस में आज मैंने देखा कि वो जोश नहीं था जब प्रधानमंत्री खड़े हुए या गृह मंत्री खड़े हुए उनकी रक्षा में चिल्लाने का। चिल्लाए वो लोग, कहा गया, इशारा भी किया गया, तब वो बोले, लेकिन उसकी तुलना में विपक्षी बेंचों में बहुत, जबकि ये कई पार्टियों का मामला था, लेकिन काफी कोहेसिवनेस थी, और बार बार राहुल गांधी और वगैरह इशारा करके अपनी बात कह रहे थे। तो आज का दिन आप कह सकते हैं कि ये संसद अगर इस हाल में आगे चलती रही तो सत्तारूढ़ दल के लिए भारी पड़ने वाली है, क्योंकि मामला बराबरी का है, और एक उसमें पार्टी जो है वो जोश से लबरेज है क्योंकि उसका खून लगा है, और दूसरी पार्टी भले ही सरकार बना ले गई है लेकिन वो हारी है। ये बात उसके चेहरों पर लिखी हुई है। और अगर आप प्रधानमंत्री का पूरे दौरान चेहरा देखते, ऐसा लग रहा था खून निचोड़ गया है उसमें से, एकदम सपाट और अजीब बेचैनी और उसमें बेबसी का चेहरा था, जो मतलब ऐसी उम्मीद आमतौर पर अब पिछले 2 सदनों में नहीं रही है। इसलिए जिसने भी इसको देखा, इस हाल में देखा, तो अलग तरह का फील हुआ। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि आज का दिन राहुल गांधी ने लोकसभा में और खड़गे साहब ने राज्यसभा में अपने नाम लिखा लिया। बिल्कुल बिल्कुल, आज का जो दिन है, छठा दिन था, हम बिल्कुल ये मानना पड़ेगा, सभी को मानना पड़ेगा कि निश्चित तौर पर ये दर्ज हुआ, आज विपक्ष के नाम दर्ज हुआ। आनंद वर्धन सिंह सर जुड़ गए। आनंद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो अभी बात यही कर रहे थे कि जो आज शो रहा, शो पूरे का पूरा विपक्ष ने जिस तरीके से, और खासकर लोकसभा में राहुल गांधी, मैं कुछ अनुमति लेकर आप लोग की 2-3 चीजें, क्लिप्स हैं मेरे पास, जो देश की जनता भी देखे, और आप तो शायद देख ही चुके हैं, हम लोग सुन रहे थे, देख रहे थे, राहुल गांधी पे सबकी नजर थी। तो जो चाहे वो प्रधानमंत्री जी की बेबसी की बात भी हो, और बाकी तो ट्रेजरी बेंच पूरी बेबस सी नजर आई, जो भी शीतल पी सिंह साहब ने कहा। एक दो क्लिप्स है, मैं दिखाना चाहूंगी आपकी अनुमति में, आनंद सर से फिर उसका टिप्पणी लूंगा। ये देखिएगा, राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, या उन्होंने जब, हम देखते हैं आमतौर पर कि प्रधानमंत्री या जो सदन के नेता होते हैं वो इस तरीके से हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन कर रहे हैं। देखिए, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को, आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। एक ये क्लिप थी, इसके अलावा एक और क्लिपिंग है जिसमें उन्होंने जो चुटकियां ली थी, वो जो बायोलॉजिकल नहीं हूं मैं, वो जो कहा था, वो भी हम चाहेंगे दर्शक भी देखें हमारे के साथ, और बाकी जो नहीं देख पाए वो हमारे सहयोगी। सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, मैंने नहीं बोला।
मैंने नहीं बोला। सोशल मीडिया चीफ ऑल्सो टोल्ड भगवान जगन्नाथ एक मिनट प्लीज, एक मिनट तो एक पता मिनट नहीं- माननीय राहुल गांधी जी, एक मिनट, माननीय सुरेश, एक मिनट 8 प्लीज, एक मिनट रविशंकर जी, प्लीज एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन के नेता होते माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए। ये सदन में हमेशा उच्च कोटि की परंपरा मर्यादा रही है। नो सर, नहीं, गौरव, अगर आपको स्पीकर सर, मैं इतनी पुरानी पार्टी है, गौरव, स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में, मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा हिंदुस्तान, वही। मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। एक क्लिप और है साथ में, मणिपुर को लेकर जो उनका एग्रेसिवनेस था, वो भी दिखाऊंगा। मैं आनंद सर से सवाल करता हूं। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जनता से स्टेट्स छीने गए हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख से आपने पहली बार स्टेट छीना है। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। मैं वहां गया, कुकीज और मेइतेई से दोनों से मिला। आज तक नहीं, आंसर नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता। मणिपुर इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है। मणिपुर है ही नहीं, मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए, ना प्रधानमंत्री के लिए, है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। वो है ही नहीं। ना प्रधानमंत्री जाएंगे बोलेंगे कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं हुआ वहां पे। मैं रिलीफ कैंप में गया, एक औरत कांपती हुई, रोती हुई मुझे कहती है कि मैंने अपनी आंखों के सामने, हाँ मैं औरतों की बात कर सकता हूं, एक भाई मैं कर सकता हूं। एक भाई एक कर्तव्य निभा रहा। आप अपने संगठन में महिलाओं को नहीं डालते हो, मगर मैं औरतों की बात कर सकता हूं। मुझे कहती है मैंने अपने आंखों के सामने, मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे को गोली मारी गई। मैं भागना नहीं चाहती थी, मैं मरना चाहती थी, उसके साथ मरना चाहती थी। मुझे घसीट के वहां से ले गए और फिर मेरे को अपने बच्चे की फोटो दिखाती है, कांपती हुई ऐसे फोटो दिखाती है। ये आपकी योजनाओं का नतीजा है। आपको शर्म आनी चाहिए। ये अंदाज था राहुल गांधी का आज संसद में, और बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसके कारण हम जो बात करते हैं अभी, शीतल सर ने कहा अभी कि पहली बार बेबसी दिखी, और जो बीजेपी जिन्हें अपना चाणक्य कहती है वो बड़े बेबस से दिखे, और बार बार उन्होंने आसंदी से यही अनुरोध किया कि ये हो क्या रहा है, इस पे कुछ करिए, आप हस्तक्षेप की बार बार वो आसंदी से गुहार लगाते। आनंद सर, ओवरऑल जो आप देखा है आपने आज, आप निश्चित तौर पर आपकी निगाह नजर रही होगी, क्या कहिएगा जो राहुल गांधी का जो अंदाज रहा और अब इसको जिस तरीके से टर्न डाउन करने का प्रयास शुरू हुआ है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, ओवरऑल पर आपकी टिप्पणी सर? आनंद सर अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए।
मैं पहले माफी मांग लूं बिलाल साहब, रविंद्र सिंह साहब और राशिद साहब से। मैंने संजीव जी से आग्रह किया था, मुझे कहीं एक किसी और जगह जाना है, तो मैंने इनसे आग्रह किया था कि मुझे अगर छोड़ देंगे तो मैं माफी आप लोगों से, भाई मैं मतलब मैं बाद में और पहले बोल रहा हूँ। मुझे एक चीज ये लग रही है जो आपने बात कही, केवल नॉन बायोलॉजिकल बात पे नहीं, आज एक व्यक्ति जो कहीं ऐसी जगह बैठा था कि जो शायद वो रोक सकते थे, उनको बार बार मन में एक ख्याल जरूर आया होगा कि अगर ये धरती फट जाती और वो उसमें समा जाते, क्योंकि वो बेचैनी कर कुछ सकते नहीं है। मन में ये होगा कि किसी तरह से धरती फटती और मैं इसके अंदर समा जाता। वो सामने दिख रहा था चेहरे पे। मैं तीन चीजें सिर्फ राहुल गांधी के लिए कहूंगा। एक, सबसे पहली बात तो यह है कि भाई मैं भी उसमें से था, मैं अपने को भी मानता हूं। बहुत से लोगों का मानना है कि राहुल गांधी शायद उतना अच्छा भाषण नहीं देते हैं, उतने आक्रामक नहीं होते हैं, उतनी बात अपनी कन्वे नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो आज का राहुल गांधी था, उसका धैर्य, उसका मुस्कान, उसकी मर्यादा और अनप्रोवोक्ड, और कहीं पे भी नहीं लग रहा था कि वो आर्टिफिशियल है। अगर वो लास्ट में कह रहे थे कि हम विपक्ष इस सरकार को पूरा सहयोग देना चाहते हैं, तो उसमें कहीं भी बेईमानी नहीं लग रही थी। लग रहा था वो जेन्युइनली इस बात को कहना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ तीन बातें कहूंगा। पहला, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि राहुल गांधी ने एक चीज और एस्टेब्लिश की कि उन्होंने ये जब स्पष्ट किया, और उससे हालांकि वो निशाना तो स्पीकर के ऊपर था, लेकिन उन्होंने उससे पहले जब अपने रोल को स्पष्ट किया कि मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पे मेरे दो रोल हैं। मैं इस संसद सदस्य हूं, मेंबर हूं इस हाउस का, लेकिन चूंकि अब मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो गया हूं, तो मेरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दायित्व और जिम्मेदारी विल प्रिवेल माय मेंबरशिप। और ये एक बड़ी बात थी। हालांकि वो बाद में उसको उन्होंने स्पीकर की ओर उसका वो किया, और स्पीकर लाजवाब थे। स्पीकर को ये भी समझना चाहिए कि ओम बिरला जी को उन्होंने आज, जिसको कहते हैं ना कि भरे चौराहे पे उन्होंने साफ साफ किया कि जब उन्होंने अभिवादन किया था ओम बिरला जी का, तो ओम बिरला जी का जो उस अभिवादन का जो प्रत्युत्तर था और जो मोदी जी का प्रत्युत्तर था, वो दोनों जमीन आसमान, वहां वो दोहरे हुए जा रहे थे। तो उसको ओम बिरला जी कवर करने की, अच्छा उस पर अमित शाह खड़े होकर बोलने लगे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पॉइंट। ओम बिरला उसको अपने आप बता रहे थे कि मेरा संस्कार और मुझे सिखाया गया है, बचपन से सिखाया गया है। राहुल गांधी ने शायद उनको भी एक मास्टर की तरह वहां बताया कि आप स्पीकर हैं, यस ये आप इसके सबसे सीनियर मोस्ट हैं, आपको नहीं झुकना है, क्योंकि अगर स्पीकर ही झुक जा रहा है तो फिर इसका मतलब क्या, आप बीजेपी के आम संसद सदस्य की तरह व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी, दायित्व और इस पद के लिए शोभा नहीं देता है। उन्होंने इससे ज्यादा और क्या कहेगा आदमी इस भाषा में। तो दूसरे बात, जब उन्होंने लीडर ऑपोजिशन के तौर पे अरविंद केजरीवाल का नाम लेना, हेमंत सोरेन का नाम लेना, कहना कि हमारे कुछ नेता अगर वो हैं तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उनके लिए बात करूं। और इसका एक रेसिप्रोकल, मालूम नहीं आप लोग इसको कितना पकड़े या देखे। सौगत राय जो इतने सीनियर आदमी हैं, वो टीएमसी के जब खड़े हुए तो पहली तो उन्होंने चुटकी ये ले ली कि भाई ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, पढ़ तो पाते नहीं हो। तो ये जो हमारे यहाँ जो इतने अंग्रेजी दान लोग हैं बीजेपी के, उनके ये और कोई कहता तो उनको बुरा लगता, सौगत राय ने बोला। और दूसरा एक और था, जब महुआ मैत्रा के समय राहुल गांधी भी जा रहे तो उन्होंने कहा कि ही इज माय लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो वो बिल्कुल तो हाँ, सुबह से शाम तक अगर आप देखें तो बार बार कहा जाता है कि टीएमसी नहीं है साथ, टीएमसी नहीं है साथ, वो स्थित हो गया। दूसरी चीज, एक मीडिया की बात मैं ये कहूंगा कि मीडिया जहां तक थी, आज मीडिया ने ज्यादातर, मतलब जो सरकारी मीडिया है, उसको राहुल गांधी का भाषण अनइंटरप्टेड दिखाना पड़ा। उनकी अपनी मजबूरी है। आज से 4 महीना पहले नहीं सुनाते, लेकिन आज सुनाना पड़ा। मैं एक बात और कहूंगा कि जो मोदी जी कहते थे कि एक अकेला सफर भारी, आज राहुल गांधी को रोकने के लिए जो उनके बेस्ट वो थे, उनकी आर्टिलरी, उनकी इन्फेंट्री, उनके आर्मर्ड, उनके एयरफोर्स, जो जितने लोग थे, अब उसमें नाम शुरू करिए, मोदी जी खुद, अमित शाह 5-5 बार, मोदी जी 2-2 बार, राजनाथ सिंह 2-2 बार, रविशंकर प्रसाद, शिवराज सिंह चौहान, किरण रिजिजू, निशिकांत दुबे, भूपेंद्र, अब नाम लेते जाइए, ये सारे लोग खड़े होके एक राहुल गांधी को रोकने की कोशिश कर रहे थे और रोक नहीं पा रहे थे। तो राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि आप कुछ भी कर लीजिए, इस राहुल गांधी को आप जिस तरह से जो एक माहौल बनाते थे, वो दिन पुराने हो गए। मैं एक चीज देख के जो मुझे सबसे ज्यादा हंसी भी आ रही थी और समझ नहीं आ रहा था इसको क्या करूं,
एक व्यक्ति जो पिछले 10 साल से और उसमें से भी पिछले 5 साल से ईडी, सीबीआई और किसको किसको लेके किसको किसको नहीं ऐसी की तैसी कर रहा है, किसको जेल में भेज रहा है, उसको इधर कर रहा है, उसकी सदस्यता ले रहा है, पार्टी तोड़ा है, वो गुहार लगा रहा था कि हमें संरक्षण दीजिए, हमें संरक्षण दीजिए। उनको क्या राहुल गांधी कोई माफिया है जिनसे संरक्षण चाहिए? राहुल गांधी कोई गुंडे हैं उनसे संरक्षण चाहिए? राहुल गांधी की मतलब उनको राहुल गांधी से संरक्षण बार बार मांगना पड़ रहा था। तो ये देखने में कभी कभी हंसी भी आ रही थी क्योंकि वो उसमें सीरियस थे उस संरक्षण को मांगने के लिए। वो इनडायरेक्टली, मुझे लगता है कहना नहीं चाहिए, उनसे पूछा जरूर जाएगा कि जब तुमसे कह रहे थे कि संरक्षण दीजिए संरक्षण, तो क्यों नहीं चुप करा रहे थे उसको, जब साफ साफ तुमसे कह रहे थे। मतलब अगर आप मुझसे यहाँ कहिए, मैंने पहले ही कह दिया मुझे जाना है, अगर मैं नहीं कहता, मैं कुछ और बहाना करके निकल जाता, तो कल के दिन आप कहते कि भाषण हुआ। तो उसी तरह का कुछ बात वहां हो रही थी, इशारा दिया जा रहा था। लेकिन इशारा लेने के लिए उस कुर्सी पे आदमी जब बैठ जाता है तो इतना आसान नहीं है चुप करा देना कि चुप रहिए चुप रहिए। तो आज मुझे जो राहुल गांधी की जो बात थी, उन्होंने सारे देश के जो मुख्य मुद्दे हैं, ये डिसाइड हो गया कि इस देश के मुद्दे अब इंडिया गठबंधन ही डिसाइड करेगा। मोदी जी का एक फिर से एक प्रयास हिंदू मुस्लिम करने का, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। और अब मुझे ये लगता है कि पार्लियामेंट में जो देश के मुद्दे हैं वो विपक्ष बिल्कुल ठीक ढंग से, और देखिए जब राहुल गांधी ठीक से बोलते हैं तो बाकी लोग भी इफेक्टिव होने लगते हैं। आज ए राजा अपनी स्पीच में अपने जब गिरफ्तार हुए उस बात को भी कह रहे थे जी। तो ये आज अगर ये माहौल नहीं होता तो शायद ए राजा ये बात नहीं कह पाते। इन सारी बातों से एक चीज स्पष्ट है कि अब मोदी जी, मैं अभी भी मानता हूं, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, जब लीडर ऑफ अपोजिशन बैठता है तो बोलता है तो उसमें परंपरा है कि लीडर ऑफ द हाउस बैठता है। मोदी जी किस परंपरा को मानते हैं? अब मेरे हिसाब से मोदी जी जल्दी दिखाई नहीं दिया करेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन जब बोलेगा। ये मेरा अपना एनालिसिस है, हो सकता है कि भाई ईश्वर करे मैं गलत हो जाऊं, लेकिन मोदी जी का अब जरा दिखना मुश्किल होगा। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा जब महुआ मोइत्रा पीछे से गुहार लगा रही थी, अरे प्राइम मिनिस्टर सर आ जाइए, मेरी बात सुन लीजिए आप। उनको लगा कि ये सब बैठना नहीं। अगर कोई और प्राइम मिनिस्टर होता, अगर अटल जी होते, कोई भी और होता, तो वो जरूर मोड़ के दो बात कह के उनसे बातचीत करके भले 1 मिनट के लिए तब निकलता, माहौल हल्का हो जाता। लेकिन शायद इन लोगों को ये आदत नहीं है कि कुछ भी अगर उनके विपक्ष में कोई खड़ा हो जाए तो वो उनको, राहुल गांधी कुछ कहें, वो उनको अपना दुश्मन मानते ही हैं। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। संजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, एक टिप्पणी और चाहूंगा। आज ऐसा माहौल नहीं लगा कि जो ट्रेजरी बेंच विपक्ष लगी और इधर सत्ता पक्ष जैसा नजारा था, ऐसा भी तो कहीं लग रहा था बार बार जो इंटरवीन हो रहा था। सर क्या कहिएगा आप उस पर? आप बहुत निगाह नजर रखते हैं। और महुआ मोइत्रा ने वो भी कहा था कि ये मेरी किस्मत है, और उन्होंने कहा था 2-2 बार आप मेरे यहाँ प्रचार के लिए आए, सुन जाइए। और राहुल गांधी को बड़ा दमदारी से कहा था कि वो उनको सब पता है, लीडर अपोजिशन है मेरे, आपने जो कहा। तो ये जो सत्ता पक्ष का नजारा, माफ कीजिए, मुझे ऐसा लगा महुआ मोइत्रा का थोड़ा एक एडवांटेज ये हो गई थी कि तब जगदम्बिका पाल बैठ गए थे। तो जगदम्बिका पाल बाय नेचर ओम बिरला नहीं है। जगदम्बिका पाल आप किसी को, ये जो ओम बिरला की एक दिक्कत और है ना, देखिए ये राजस्थान से आते हैं जहां पे ऐसा नहीं, तुम बैठो तुम करो, तुम ये जो तुम करते हैं, ये जाके क्या मोदी जी को बोले हैं कभी तुम? ये कभी क्या अमित शाह को बोले हैं तुम? ये सब लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से तुम करने लगते हैं। ये लोगों का ये जानबूझ के तुम करते हैं। आप स्पीकर के पद पे बैठ के ये बेसिक अगर कर्टसी आपको नहीं है तो मुझे लगता है कि ये जो पार्लियामेंट जब नई शुरू होती है तो नए, इस बार 280 या 285 नए वो आए हैं पार्लियामेंट के नए सदस्य, एक इसकी इनको खुद ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए कि सामान्य शिष्टाचार और सामान्य भाषा में आप सदस्य को तुम बैठो खड़े हो ये नहीं बोल सकते हैं। आपको इसकी ट्रेनिंग लेना जरूरी है। और आप साउथ से नहीं आ रहे हैं कि आपकी हिंदी नहीं मालूम है, आप हिंदी प्रदेश से आ रहे हैं, आप हिंदी खूब जानते हैं। और आप एक भी इंसिडेंट बता दीजिए जब ये कभी दिखे होंगे, इन्होंने अमित शाह को कहा बैठ जाओ, अरे तुम बैठो मोदी जी को। ये जानबूझ के पिक एंड चूज करते हैं, ये लोगों का मनोबल गिराने का काम करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अब पार्लियामेंट फर्क है, 240 और 234 के बीच का वो है, रस्साकशी है, 6 का फर्क है, कोई 72 का नहीं है। और जैसा किसी ने कहा ना आज की ये सरकार तो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की सरकार है या उस पे कोई सरकार, कुछ ये भी टिप्पणी कहीं से आई थी। संजीव जी, ये मोइत्रा नहीं, मोइत्रा ने जी सर ठीक।
रवीन सर, आपके पास आता हूं मैं। बिलाल सर के पास भी जाऊंगा। मैं ये चाह रहा था कि जो आप दो टेन्योर देखे आपने मोदी जी के, इस टेन्योर में पहला जो सत्र और ये जो पहली सही जो परीक्षा थी विपक्ष की, जो जिस तरीके से बार बार कानून की किताबें खुली, नियम की किताबें खुली और बार बार लहराया गया, बहुत लंबे अरसे के बाद हाउस में ऐसा नजारा पेश आया होगा। और जो बात की, चाहे शीतल सर हो और चाहे आनंद सर हो, कि बड़ा एक निरीहता नजर आई थी कि सत्तारूढ़ दल, प्रधानमंत्री जी की बेबसी, उनका चेहरा तो वैसे ही लगातार हम देख रहे हैं, निरंतर वो जो तेज था वो गायब है। तो ये जो आगाज है विपक्ष का और खासकर राहुल गांधी का, और हमने वो जो खड़गे जी वाली बात तो थी खड़गे जी का भी अंदाज आज राज्यसभा में बहुत आक्रामक था और उन्होंने भी वहां उस तरीके से सदन को लूटा जैसा राहुल गांधी ने लूटे ही लूटा। क्योंकि वो पहले से रहे तो उनकी बात थोड़ी हम कम कर रहे हैं, ज्यादा राहुल गांधी की। ओवरऑल पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी रवीन सर? जी नमस्कार। देखिए सर, ये जो नज़ारा आज देखने में आया, जिसमें प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दोनों आमने सामने, 2009 का जो सदन था, उसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष उस दौर में सुषमा स्वराज थी, उसके बाद से लेकर के पिछले 10 साल में भारत के लोग इस नज़ारे को देखने के लिए तरस गए। आज सबसे पहले मैं एक बार याद जरूर हमको करना चाहिए, 2014 में जो सबसे बड़ी 44 सांसदों की पार्टी के अध्यक्ष थे मल्लिकार्जुन खड़गे, और उसके बाद अधीर रंजन चौधरी, उन दोनों लोगों ने, आप समझिए उस दौर का किस वक्त कैसा समय रहा होगा जब यही लोग सरकार में थे और स्पीकर ओम बिरला थे और उन लोगों को बोलने नहीं दिया जाता था। आज मुझे लगता है हिंदुस्तान के लोगों को इस बात का एहसास होगा कि नेता प्रतिपक्ष के पद भर की क्या ताकत है। आज अगर ओम बिरला राहुल गांधी को बोलने से नहीं रोक पाए तो उसके पीछे केवल यही ताकत थी कि वो उस पद पर बैठे हैं। नहीं तो सबसे बड़े जो संसदीय दल है उसके अध्यक्ष तो अधीर रंजन चौधरी भी थे। आप देखिए उनके साथ किस तरह का व्यवहार इसी सदन में होता था। वो तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे जब 2014 में उनकी सरकार नहीं बनी थी। तो उस वक्त के ओम बिरला में और आज के ओम बिरला में जमीन आसमान का अंतर था। पहली बार हमने देखा कि बिल्कुल शीतल जी ने जो कहा कि संरक्षण मांगते हुए इतने साल से जिस तरीके से बुलडोज किया गया है सदन के भीतर, जो अवमानना की गई है सांसदों की, जो भाषा का उपयोग किया गया है, और पहली बार मुझे लगता आजादी के बाद पहली दफा हुआ है जब सत्ता पक्ष के लोगों ने शोर मचाया हो किसी प्रतिपक्ष के नेता के दौरान। कितनी बार ऐसा हुआ जब संसद, मुझे याद है भगवंत मान का समय, जब भगवंत मान ने कुछ सुरक्षा को लेकर एक उनसे गलती हो गई थी संसद के बाहर, तब सत्ता पक्ष के लोगों ने शोर शराबा मचाया और हाउस को एडजर्न कर दिया गया था। ये तमाम चीजें हम लोगों ने देखी और आज बिल्कुल जिस तरह का नजारा हम लोगों को देखने को मिला, वो नजारा इस बात की तरफ इशारा करता है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिस तरीके से फॉर्म में है, और वो फॉर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज पिछले 10 साल से जब वो आते थे हाउस के भीतर, जब वो प्रवेश करते थे तो किस तरीके से मेज थपथपाता, थप 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 करके उनका स्वागत किया जाता था। इस बार वो धीरे 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 कम होता जा रहा है और नेता प्रतिपक्ष अपने नेता सदन के साथ में चारों जो बड़े मंत्री थे वो बैठे, वो लोग संरक्षण मांग रहे हैं पीठ से कि हम लोगों को जिस तरीके से ये बयानबाजी कर रहे हैं। और सत्यापित करने की जहां तक बात है, सत्यापित तो यहाँ पे सदन के भीतर इतनी कितनी सारे विवादास्पद बातें होती रही हैं कि हर बात पे ऐसा हुआ है कि सत्यापित करने की जरूरत पड़ी। कितनी बार प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से इस तरह की बातें बोली हैं क्या और विपक्ष ने उन बातों को कहा है कि इस बात को ऑथेंटिकेट किया जाना चाहिए, लेकिन उस वक्त किसी तरह का कोई जवाब पीठ की तरफ से नहीं आया था। लेकिन ये बदला हुआ समय है। उसके बाद अंग्रेजी की इन्होंने बात की। मैं तो हैरान साहब उस दिन हो जाऊंगा जब डीवाई चंद्रचूड़ के साथ राहुल गांधी अंग्रेजी में बात करेंगे, सीबीआई डायरेक्टर को चुनने के लिए मोदी के साथ वो कैम्ब्रिज वाले अंग्रेजी बोलेंगे, तब उस बात का हमको अंदाजा लगेगा क्या अंग्रेजी का असली असर क्या पड़ेगा। तो ये सदन में देखिए बिल्कुल ये साफ हो गया है, जो मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए एक से एक बेहतरीन तमाम वो मुद्दे, आज लद्दाख से लेके कश्मीर से लेके और मणिपुर तक के मुद्दे उठाए, किसानों के मुद्दे, नीट के, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसको टच नहीं किया गया हो। और हर मुद्दे पर सरकार का कोई ना कोई मंत्री, चाहे वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान खेती का मंत्री हो, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, हर मुद्दे पर उन्होंने जमकर के सरकार को घेरा। बस एक फाइनेंस मिनिस्टर रह गई क्योंकि उनका भी एक मुद्दा आया था कि जीएसटी और नोटबंदी के वक्त जो हालात हुए थे वहां से कोई जवाब नहीं मिला। नहीं तो अब ये जितने भी लोग आज खड़े हुए थे, इन लोगों को तो सबको मौका मिलेगा बोलने का।
जब सदन चलेगा और रिप्लाई जब इनको देना होगा तो इन लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद इतनी भी सहन शक्ति नेताओं में या बीजेपी के लोगों में आज हमको नहीं दिखी कि वो अपनी बारी का इंतजार कर पाए। कल का पूरा वक्त, अधिकतर वक्त जो कल का होगा वो सत्ता पक्ष को दिया जाएगा जब वो रिप्लाई करने के लिए। और इंटरवेंशन तो कोई भी लीडर कर सकता है, प्रधानमंत्री तो लास्ट में रिप्लाई करेंगे, इंटरवेंशन तो कोई भी कर सकता है। और नीट की जब बात की गई, देखिए नीट की सवेरे आज नीट की बात की गई, राहुल गांधी और एक बार फिर से राहुल गांधी और ओम बिरला आमने सामने थे, फिर यही बात की गई। देखिए आज राहुल गांधी ने बीजेपी को उन्हीं मुद्दों पर घेरा जिनके मुद्दों पर बीजेपी अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानती है। आज वो सदन के भीतर भगवान शिव की प्रतिमा लेकर आ गए, उनकी फोटो लेकर आ गए, हर धर्म की बात उन्होंने करी और उसका कोई जवाब नहीं है। सदन के कार्रवाई अभी जब खत्म हो गई थी, मतलब वो चले गए थे, उसके बाद सरकार के 3 बड़े नेता, मतलब 2 सरकार, एक तो अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू और उनके साथ थे सुधांशु त्रिवेदी, इन तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब देखिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो एक पर्सनल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन उस बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो इनविटेशन पत्रकारों को मिले वो पीआईबी की तरफ से मिले हैं। अगर ये संसदीय जो कार्य है ये उसका भी कहीं ना कहीं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अगर प्राइवेट प्रेस कॉन्फ्रेंस है किसी पॉलिटिकल पार्टी की तो पीआईबी उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन यहां पर पीआईबी इन्वॉल्व, आज मैंने उसमें देखा कि पीआईबी उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। इस तरह की जो चीजें, मुझे लगता है जब पॉलिटिकल पार्टी मजबूत होंगी, खासतौर पर विपक्ष, तो ये चीजें धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी। महुआ मोइत्रा जो वापस आई है सदन में, संजीव जी, उन्होंने किस तरीके से ब्लास्ट किया है, किस तरीके से परखच्चे उड़ाए हैं। और उसके बाद ए राजा जैसा व्यक्ति, देखिए वही व्यक्ति जिसको यूपीए की सरकार ने जेल में भेजा, कनिमोई जिसको यूपीए की सरकार ने जेल में भेजा, लेकिन क्योंकि आज भी वो लोग यूपीए के साथ खड़े हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए हैं। और उन्होंने जो मुद्दे उठाए, जिस तरह की उन्होंने, महुआ मोइत्रा ने बात की कि प्रधानमंत्री जी आप तो मेरे इलाके में 2 बार आ गए और मैं आज 1 बार आई हूं तो भी आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। तो ये तमाम बातें देखिए इस तरह की होगी आने वाले वक्त में, जिस तरह की पार्लियामेंट चलेगी। और मुझे लगता है यही अकाउंटेबिलिटी अभी तक हाउस में नहीं देखी गई थी। आज जिस अकाउंटेबिलिटी का प्रदर्शन हुआ, आज जैसे नेता प्रतिपक्ष वहां बोल रहे हैं, तो पूरा सदन और पूरा सरकार का जो ट्रेजरी बेंचेस थी वो कितने ध्यान के साथ सुन रहे थे, हर बात पे हुटिंग करने की कोशिश कर रहे थे। और ओम बिरला जी की स्थिति देखिए आप कितनी खराब थी, वो चाह के भी उनको नहीं रोक पा रहे थे, क्यों? क्योंकि उनके सामने एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति है और उन्हीं परंपराओं, नियमों और कानूनों के तहत इस बात का एक्सप्लेनेशन है कि जब नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे तो उनको रोका नहीं जाएगा। 1 घंटा 40 मिनट बोले, 1 घंटा 40 मिनट बोलने के बाद देखिए 16 घंटे कुल निर्धारित किए गए इस डिबेट के लिए। अगर 1 घंटे 40 मिनट नेता प्रतिपक्ष बोले हैं तो जाहिर है कांग्रेस पार्टी का समय घट जाएगा, लेकिन घटेगा नहीं, क्योंकि अब वो संवैधानिक पद पर बैठे, उनके लिए समय की मर्यादा जो है उतना ज्यादा लिमिटेशन अब समय की नहीं रह गई है। तो आज बहुत मुझे लगता है सुकून का दिन है, मैं दोबारा भरोसा करने वाले लोगों को। जी संजीव जी। बिल्कुल बिलाल सर, जो हम बात कर रहे हैं और जो पूरा का पूरा मैंने ये भी अभी पूछा ही था कि दृश्य 10 सालों के दौर का जो हमने 2 टेन्योर और अब का, और एक मैंने सवाल और आनंद सर से किया था, शायद वो पहुंचा या नहीं पहुंच पाया, कि मुझे ऐसा लग रहा था आज कि सत्तारूढ़ दल विपक्ष जैसी मुद्रा में था। हम आमतौर पे देखते हैं कि जब सत्ता पक्ष की ओर से बात होती है तो विपक्ष इस तरह की टोका टोकी करता है और बार बार उसको इंटरवीन करना पड़ता है। लेकिन आज ये लगा कि शायद बीजेपी या जो एनडीए है उसका जो ट्रेजरी बेंच है भूल गई थी। क्या आप इस पे पूरा देखकर आपका अपना क्या ओपिनियन है सर? बिलाल सर। संजीव जी, जो सवाल आपने खड़ा किया है, यकीनन मैं उस बात से पूर्णतः सहमत। और फिर आपने पिछले 10 साल का जिक्र किया, तो यकीनन आज की संसद को जो आज घटा उसको 10 साल के परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाना जरूरी है, तभी उसकी सुंदरता है। देखिए, जब समय का पहिया घूमता है तो हालात और परिस्थितियां कैसे बदल जाती हैं, आज की संसद उसका एक जीता जागता उदाहरण। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीन ली गई, आपने देखा कि राहुल गांधी के माइक बंद कर दिए गए थे, आपने देखा राहुल गांधी का आवाज छीन लिया गया था। और आज वही राहुल गांधी, आपने देखा होगा एक तरफ से आवाज उठती करती थी, एक अकेला सब पे भारी। जी।
तो आज आज की परिस्थितियां बिल्कुल उलट गई है। आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी आज सब पर भारी नजर आ रहे हैं। और जो सवाल आपने किया वो यकीनन मैं उससे सहमत हूं। आज सरकार को खड़ा कर दिया है, ऐसा कौन सा मंत्री खड़ा नहीं हुआ ट्रेजरी बेंचेस पे? जब प्रधानमंत्री खड़ा हो गए तो सब सरकार खड़ी हो गई। बिल्कुल। तो अगर इसको एक रचनात्मक दृष्टिकोण से जनता तक पहुंचाना चाहें तो इसको आप ये कह सकते हैं कि वो रुलाकर हंस ना पाया देर तक, मैं जो रोकर मुस्कुराया देर तक। क्या बात है। तो आज ये वो चीज है कि आप जब किसी के साथ नाज़ाती करते हैं, जब आप किसी के अधिकारों को छीनते हैं, जब आप किसी के हक पे डाका डालते हैं, जब आप मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाते हैं, जब आप परंपराओं के खिलाफ जाते हैं, तो समय किसी का नहीं होता। समय में तब्दीली होती रहती है, समय परिवर्तित होता रहता है, राजनीति बदलती रहती है, हालात बदलते रहते हैं, व्यवस्था बदलती रहती है, और आज ये उसका जीता जागता उदाहरण। बिल्कुल बिल्कुल। आज आज जी, जी। आज जो दूसरों पर जुल्म करते थे, जो दूसरों के अधिकार छीनने की बात करते थे, आज वो मर्यादाओं की बात कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री के सामने राहुल गांधी अब निरंतर रहेंगे, उनकी आंखों को खलेंगे। और उस 10 साल की बात आपने की, उस सारे परिस्थितियों को, सारे हालात को याद रखिए और फिर इसको समझिए कि प्रधानमंत्री की आंखों में किस तरह से चुभेंगे कि भूलना चाहता कभी उसको अगर, और भी वो याद आया देर तक। तो अब आप नहीं रोक सकते। आज परिस्थितियां बदल गई, हालात बदल गए। आज प्रधानमंत्री का चेहरा लटका हुआ है, पूरी तरह फंस गए। ऐसा लगता है उनको शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है। पूरे पूरे हालात बदल गए। किस तरह से समय का चक्र बदला और उसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा। देखिए, आप राहुल गांधी की राजनीति को अगर एक गंभीरता से देखें तो सत्य, पारदर्शी और सभ्य राजनीति का एक प्रतीक बन के उभरे हैं देश की राजनीति। और जिस तरह से आज उन्होंने मुद्दे आधारित, विषय आधारित मुद्दों को उठाया है, अब उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। उसमें उन्होंने बता दिया है कि लोकतंत्र का रास्ता जिसको भटकाने की कोशिश की गई थी हिंदुत्व के नैरेटिव के माध्यम से, हिंदू राजनीति के नैरेटिव के माध्यम से, मैं इस लोकतंत्र के अंदर मुद्दे आधारित राजनीति को छोड़ने वाला नहीं हूं। और जो रिजल्ट उनको प्राप्त हुआ, ये और उस बात का प्रतीक है कि राहुल गांधी उसी डगर को पकड़े हुए हैं जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी है, सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी है, देश हित से जुड़ी है, लोकतंत्र से जुड़ी है, मान मर्यादाओं से जुड़ी है, संसदीय परिपाटी से जुड़ी है। अहंकार की राजनीति, गैर लोकतंत्र दृष्टिकोण की राजनीति, धार्मिक राजनीति का जो एक उन्होंने विकल्प पेश किया है, वो उसका एक जीता जागता उदाहरण। आज उन्होंने माइनॉरिटीज को किस तरह से अनब्लॉक किया है। उन्होंने क्रिश्चियंस की भी बात की, उन्होंने सिखों की भी बात की, उन्होंने जैनिस की भी बात की, उन्होंने बुद्धिस्ट की भी बात की, उन्होंने माइनॉरिटीज की भी बात की, और लार्जर लेवल पर हिंदुत्व का शिव के माध्यम से सिंबॉलिक प्रतीक किया, और फिर कहा कि आप हिंदू नहीं है, आप वो हिंदू नहीं है जो जिसका तस्वुर धर्म के आधार पर एक किया जाता। आप तो धर्म आधारित राजनीति बांटने वाले हिंदू हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी ने एन आइडिया ऑफ इंडिया की वकालत की है। राहुल गांधी ने इस देश के सांस्कृतिक मूल्यों की वकालत की है। राहुल गांधी ने मुद्दों की प्रासंगिकता की बात की है। और इसको करने के लिए जो उन्होंने पिछले 10-15 सालों में सहा है, उसका जो एक धैर्य था, उसके माध्यम से जो आज पॉलिश होके आए हैं, और उसके माध्यम से जो उनकी राजनीतिक समझ और हिंदुस्तान को की राजनीति को समझने का जो एक दृष्टिकोण उनका आज बना है, वो बताता है कि अब राहुल गांधी भविष्य में रुकने वाले नहीं किसी से। बिल्कुल ठीक, राहुल गांधी अब रुकने वाले नहीं है। बिल्कुल, आप अंदाज उनका ही था। रशीद भाई, क्या कैप्टन पारी जो कहते हैं, कैप्टनसी पारी, आप पूरे के पूरे विपक्ष इंडिया ब्लॉक का पूरा एक आईना है, और जो महुआ मोइत्रा ने कहा कि नहीं नहीं ये हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी यदि जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उन्हें मालूम है कि मैं क्या कुछ कहने वाली हूँ। क्या कहिएगा आप जो राहुल का आज का प्रदर्शन?
संजीव भाई, बाकी तमाम लोगों ने राहुल गांधी की परफॉर्मेंस के बारे में बड़ा डिटेल में बता दिया है और वाकई इसमें सर। कोई दो राय नहीं कि वो बंदा अकेला सब पे भारी नजर आ रहा था। इस जी। था को जरा आप थोड़ा गंभीरता से लीजिए, नजर आ रहा जी। था, लेकिन जी। अपनी पारी में एक ऐसी चूक कर गया कि जिसका फौरन ही सत्ता पक्ष के लोगों ने उचक लिया और जी। उचकने के बाद अभी आप पब्लिक डोमेन में अगर देखेंगे तो राहुल गांधी की उस बात को जो इनडायरेक्ट वे में उन्होंने दरअसल बीजेपी के हिंदुओं को कहा था, यस। उन्होंने यस। पूरे देश को ये बताने की कोशिश करने लगे हैं कि दरअसल हिंदुओं का बहुत जबरदस्त मुखालिफ व्यक्ति अगर कोई है तो राहुल गांधी है। अपनी उस बेदाग पारी में जिसमें उन्होंने लोकसभा स्पीकर को भी घेर लिया था, मैं बताऊंगा कैसे, एक ऐसी चूक कर गए। हालांकि आप अगर उस कार्रवाई को देख रहे होंगे तो ध्यान से देखिएगा, दीपेंद्र हुड्डा जो पीछे बैठे हुए थे वो बार बार राहुल गांधी के कान में एक बात कह रहे थे कि बीजेपी के हिंदू, बीजेपी के हिंदू। मैंने खुद सुना, मैंने बाकायदा फिर उसको रिवर्स करके भी सुना। तो वो राहुल गांधी को दरअसल बता रहे थे, लेकिन जाहिर सी बात है जब राहुल गांधी के सामने प्रधानमंत्री जी, अमित शाह और तमाम बड़े बड़े दिग्गज आकर के प्रहार करने लगे और ये बताने लगे कि दरअसल आपको हिंदुओं के बारे में कुछ भी कहने का हक नहीं था, जो कि राहुल गांधी ने कहा नहीं है। लेकिन उनका जो बहुत बड़ा एक बैंड बाजा है, जो ट्विटर पर अगर आप देखेंगे, मोबाइल सबके हाथ में है, स्क्रॉल करते चले जाइएगा, विश्व हिंदू परिषद से लेके और आपने योगी आदित्यनाथ का बताया, तमाम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल आर्मी के दरोगा हैं, सब ने यही बात कहनी शुरू कर दी है और देश के लोगों को यह बताना शुरू कर दिया कि दरअसल राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया जो हिंदुओं के खिलाफ है। वो इसके अंदर कामयाब होते हैं या नहीं होते बात दीगर है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जब भी बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो पहले से ज्यादा परिपक्व हैं। लेकिन मैं माफी चाहूंगा, मैं राहुल गांधी के बारे में जो नजर आता है वो भी मुझे कहना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, उनके अंदर मुझे कॉन्फिडेंस की कमी आज भी नजर आती है। वो माइक को बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं, कंधों को उचकाते रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब कभी वो शब्दों को बोल जाते हैं फिर वापस बैक करते हैं। जैसा कि उसी बीच उन्होंने कहा कि मैं महापुरुषों की बात करूं, अरे महापुरुषों को छोड़िए, शिव जी की बात करता हूं, इतनी बात ले लेते हैं। जब ये लोग बैठे हैं आपकी बात को पकड़ने के लिए, तो आपको अपने शब्दों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात तो राहुल गांधी से यहाँ चूक हो गई है, उन्होंने वहां पर बीजेपी का हिंदुत्व या बीजेपी के हिंदू अगर वो बोल देते तो शायद उनको यह मौका नहीं मिलता। अमित शाह ने बार बार उनके शब्दों को उच्चारण करते हुए बिल्कुल हूबहू बताया कि इन्होंने कहा क्या है, जबकि पूरा प्रोग्राम देखने के बाद हर किसी को पता चल जाएगा कि राहुल गांधी दरअसल उन्हीं सत्ता पक्ष के हिंदू जो बात कर रहे हैं उनको कह रहे हैं, वो देश के हिंदुओं को नहीं कह रहे, वरना वो शिव जी से शुरुआत क्यों करते। लेकिन ये वाली बात अब कोई नहीं जानेगा, 5 जन ने बता रहा है, ऑर्गेनाइजर बता रहा है, और तमाम जितने भी ये ट्रोल्स आर्मी है इनके सारे हैंडल्स बता रहे हैं, और गोदी मीडिया तो लग चुका है। इस समय राहुल गांधी के उस छोटे से पार्ट को उन्होंने काट काट के दिखाना शुरू कर दिया है। आप अगर ट्विटर पे जाएंगे, एक्स पे जाएंगे, तो आपको 10 पोस्ट के बाद कोई एक पोस्ट ऐसी नजर आएगी जो सुप्रिया श्रीनेत की होगी, बाकी सब ये लोग हमलावर हैं। तो ये तो उससे मथने के बाद जो इन्होंने निकाला है भारतीय जनता पार्टी ने, वो तो ये निकाला है। अलबत्ता राहुल गांधी की बात मैं आपसे कहूं, राहुल गांधी, इसमें कोई दो राय नहीं, बाकी तमाम जितने भी हमारे सीनियर्स बैठे हैं उन्होंने बड़ी शानदार बातें कही कि राहुल गांधी ने कायदे से धोया है, मैं अपने शब्दों में अगर कह दूं। लेकिन एक बात यह है कि राहुल गांधी ने जैसे लोकसभा स्पीकर को शुरुआत में फंसा दिया था, उन्होंने शिव जी की जब तस्वीर निकाली तो लोकसभा स्पीकर का तो पूरा का पूरा परफॉर्मेंस ही चेहरा देख के पता चल रहा है कि वो चाहते क्या है। उन्होंने जो है अपनी किताब निकाली नियम वाली और बोलने लगे, देखिए इसके अंदर यह है कि किसी भी प्रकार का कोई भी आप चित्र नहीं दिखा सकते। तो राहुल गांधी ने उन्हीं के एजेंडे में जो भारतीय जनता पार्टी ने सेट कर रखा है देश के सामने, बता दिया कि इसका मतलब यह है कि आप कह रहे हैं कि मैं शिव जी की तस्वीर ना दिखाऊं, यानी कि जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है वो राहुल गांधी भी किसी वे में करते हुए नजर आ रहे थे। अब लोकसभा स्पीकर तो समझ गए थे कि अगर मैं यूं कह दूंगा कि नहीं कोई भी तस्वीर नहीं दिखा सकते तो वो मुझ पर इल्जाम आ जाएगा, जो विपक्ष के लोग हैं वो हा करने लगेंगे। तो उन्होंने उसके बाद जितनी भी तस्वीरें दिखाई, असहज तो वो महसूस हुए, लेकिन उसके बाद ज्यादा कुछ कहा नहीं। तो लोकसभा स्पीकर को राहुल गांधी ने फंसा दिया था। लेकिन बहुत बेहतर बात यह होती, महुआ मोइत्रा की बात भी हमने सुनी, उन्होंने तो शानदार बात कही कि 1,08,000 करोड़ रुपए की एक ट्रेन बनाई जा रही है। इत्तेफाक यह है कि मैंने किसी जमाने में इस पर प्रोग्राम बनाया था, वो जापान से ली गई थी, 90,000 करोड़ रुपया उसके अंदर संजीव भाई दरअसल जापान से कर्ज लिया गया 50 वर्षों के लिए। और उस जमाने में जो है रेलवे मिनिस्टर होते थे, मेरे नाम जहन से निकला, त्रिवेदी थे, वो टीएमसी के थे गालिबन। उन्होंने कहा कि अगर 1,10,000 करोड़ रुपया मुझे मिल जाए तो मैं जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे का उसको चेंज कर दूंगा।
इतनी शानदार बात जी, कही। जी। तो उस वक्त महुआ मोइत्रा ने कहा कि 63,000 करोड़ रुपया यदि कवच के ऊपर खर्च कर दें पूरे भारत में मोदी जी, अहमदाबाद से मुंबई की ट्रेन हर आधा घंटे बाद है। 10 बरस में मुंबई रहा हूं, अहमदाबाद की इतनी ट्रेनें हर नेटवर्क आधे की कुछ घंटे बाद समस्या लग रही 3-4 है, स्टेशन नेटवर्क। से कहीं से भी ले लीजिए। लेकिन वो तो बुलेट ट्रेन थी। ये बताना भूल गई कि 50 बरस का वो कर्ज है और उसके बाद भी जापान ने वो कर्ज देने के बाद वापस ले लिया। बोले अब हम आपको इसके पार्ट्स दे रहे हैं। यानी कि उसने बेसिकली जो है कारोबार करा है मोदी जी से। तो ये बातें बताने की होती हैं। एलओपी के माध्यम से मैं समझ रहा था कि राहुल गांधी आज बहुत ज्यादा नीट पर बात करेंगे। और नीट पर देखिए राजनाथ सिंह ने अभी 4 PM पे हमने 4-5 दिन पहले एक प्रोग्राम बनाया था इत्तेफाक से, मैंने ही, कि जब वो नीट पर बात करेंगे तो लोकसभा स्पीकर ये कहेंगे कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोल दीजिएगा। और यही बात कही उन्होंने बीच में कि आप जो है अभिभाषण के दौरान जो है आपको मौका मिलेगा, आप बात कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर समय मांगेंगे तो लोकसभा स्पीकर ये कह देंगे, अरे साहब आपको अभिभाषण के दौरान समय तो दे दिया था। इस बात को राजनाथ सिंह ने इत्तफाकन जाने अनजाने में काट दिया था। राजनाथ सिंह बोले कि दरअसल अभिभाषण के दौरान मेरा तजुर्बा यह है, जितना भी मेरा संसदीय कार्यकाल है, कि ऐसी जो है अभिभाषण को पारित होने के बाद समय दिया जा सकता है, बीच में नहीं बोल सकते। तो राहुल गांधी ने इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन लोकसभा स्पीकर चूंकि संचालित कहीं और से हो रहे हैं, उनको मालूम है कि कौन से समय किस समय कहां देना है, ऐसा आरोप लगता है, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी को उन्होंने राजनाथ सिंह की बात को भी डिकोड कर दिया, कह दिया ये बात तो मैं तय करूंगा। उनका तो सुझाव है। यानी कि वो आदमी जो राजनाथ है, जो इतना तजुर्बेकार व्यक्ति है, ओम बिरला से ज्यादा बार चुनकर वो आया है, उसका तो उन्होंने, हालांकि सुझाव ही था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उन्होंने कहा। बहरहाल इस बात को कुल मिला के संजीव भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि माफी चाहूंगा, राहुल गांधी जाने अनजाने में एक थोड़ा सा सेल्फ गोल कर गए। बेहतर ये होता और बेहतर होता कि धर्म की बातें 4-5 पंथों की लेकर आए थे, इनको ना ला करके शेयर बाजार में जो फ्लक्चुएशन हुआ है और ये जो नीट का मामला है, ये जो अग्निवीर का मामला उन्होंने उठाया है, जो महुआ मोइत्रा ने अपनी बातों में उठाया कई जगह, ऐसा और ज्यादा मजबूत करके इनको घेरा जाता। तो मुझे ऐसा लगा कि ये विधान लोकसभा के अंदर एलओपी ना होकर के थोड़ी चुनावी बात हो सकती है। मैं माफी चाहूंगा कि राहुल गांधी ने, इसमें कोई दो राय नहीं कि उन सब लोगों से टक्कर ली है। वो अकेला आदमी बात भी कर रहा था और इतना ज्यादा विचलित कर गया कि प्रधानमंत्री जी ने भी उस बात का दृष्टिकोण मोड़ने की कोशिश की। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, हम लोगों को तो ज्यादा पता है या नहीं, वहां पर तो मोदी जी बैठे थे। मोदी जी और अमित शाह की बात ये देखिए, संक्षिप्त कर दीजिएगा ना, संक्षिप्त में। हाँ, मैं एक सेकंड की, शीतल सर से भी एक टिप्पणी लूंगा मैं, और बाकी चलिए आप करिए जी मैं जी। बताना चाह रहा था संजीव सर कि मोदी जी वहां तो बैठे थे, वहां पर उम्मीद उनको सब कुछ मालूम था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने राहुल गांधी की इंटेंशन को कहां से कहां मोड़ दिया। ये देखिए, जी हमें बिल्कुल। बताने की जरूरत यह है कि देश का प्रधानमंत्री वहां मौजूद होने के बाद, सुनने के बावजूद भी राहुल गांधी की इंटेंशन को देश के तमाम हिंदुओं पे मोड़ रहा है, कितना दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। बस मेरी बात खत्म हो गई बिल्कुल जी। बिल्कुल, नहीं ठीक कह रहे हैं आप राशिद भाई, लेकिन देश भी देख रहा है, मुझे लगता है अब बहुत सजगता हुई है। शीतल सर, क्या उम्मीद की जाएगा? जवाब जो हम राशिद भाई ने भी कहा और हम पहले भी कह रहे थे कि ये इस पे अब पूरा टर्न डाउन करने की कोशिश शुरू हो गई है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ का बयान हो, असम के मुख्यमंत्री का बयान आ गया, जेपी नड्डा का आ गया, और अब सूचना ही आ रही है कि बैठक चल रही है एक, और उसके पहले जो अमित शाह है उन्होंने भी स्पीकर से मुलाकात की है। तो अब इसके रिपरकेशन आएंगे, सामने आना शुरू होंगे, लेकिन क्या कोई जवाब की उम्मीद प्रधानमंत्री जी की ओर से, जो मुद्दे आधारित बात है, की जा सकती है कि वो कुछ ठोस जवाब उनकी ओर से आ पाएगा? या जो अभी आनंद सर कह रहे थे कि हो सकता है आने वाले दौर में जब राहुल गांधी बोलेंगे तब शायद सदन में वो दिखाई ना दे, क्या आपका अनुभव सर कह रहा है? मेरा इंटरनेट कमजोर है, पता नहीं आवाज मेरी आप तक जा रही है कि नहीं। आ रही। आप कहें तो मैं वीडियो बंद कर लूं तो आवाज जाती रहेगी। आप नहीं आ रही इसको सर, आवाज आ रही, आप ले दिख लीजिए। आ रहा है सर। तो अभी सोशल मीडिया पर पूरी तरह से ये मुद्दा भर गया है। वो उतनी बड़ी क्लिप काट के चला दी गई है जिसके जरिए सिर्फ ये बताया जा रहा है कि उन्होंने वो जो एक लाइन कही हिंदू वाली, सिर्फ उतनी लाइन 9 सेकंड की चलाई जा रही है। और सोशल मीडिया पर जैसा इनका स्टाइल है कि एकाएक इनके सारे मुख्यमंत्री, सारे पदाधिकारी सोशल मीडिया पे खरीदे और ऑर्गेनिक जितने इनके सपोर्टर हैं, सब वो एक टूल किट मिल जाती है, सब उस पर और वो पूरी तरह से उन्होंने इसको मुद्दा बना लिया है और बहुत सारे लोग इसको डिफेंस करने में लग गए हैं। शायद जो शीतल सर कह रहे थे,
वो आवाज की शायद समस्या है, इंटरनेट की समस्या है। रविंद्र सर, आप इस पे टिप्पणी करिएगा। मुझे लगता है शीतल सर से हमारा संपर्क टूटा है। आप क्या इसको कैसे जी देखिएगा जो जी, मैं बात देखिए मैं ये बताऊं कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ था ना, उससे ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने एक डेटा रिलीज किया था और उस डेटा में बताया था कि कैसे ट्विटर पे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर बीजेपी के फॉलोअर्स और बीजेपी के व्यूज के मुकाबले में कांग्रेस के कहीं ज्यादा 6-6 गुना ज्यादा व्यूज थे। तो मुझे लगता है इनिशियली ठीक है, क्योंकि वो लोग आक्रामक हैं और प्रधानमंत्री ने बोला है। लंबी देर तक शायद सोशल मीडिया में भी राहुल गांधी की जो ये झूठी क्लिप चलाई जा रही है, मुझे लगता है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब पहले के मुकाबले में कांग्रेस पार्टी का जो आईटी सेल है वो काफी वीक मजबूत है और काफी मजबूती के साथ अपने आपको डिफेंड करने की कोशिश करता है। जैसे ही ये राहुल गांधी के बारे में प्रधानमंत्री ने बोला, ठीक उसी वक्त कांग्रेस की मीडिया सेल से भी उनका एग्जैक्ट बाइट आ गया उस कोट के साथ। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि बीजेपी के हिंदू वो हिंसक हैं और बाकी सब हिंदू हिंसक नहीं होते हैं, एक बात। दूसरा कि बीजेपी सब हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है। ये तमाम चीजें उन्होंने अपने जो उनका ग्रुप्स बने हुए हैं मीडिया के, उन मीडिया में उन्होंने देना शुरू कर दिया था। तो उससे एक्टिविटी दिखती है कि एक्टिव है। इनिशियली मुझे लगता है कि इनकी बात सही है। जहीर भाई ने भी शहीद राशिद भाई ने भी सही बात बोली कि एक बार तो उसकी बाढ़ जैसी आ गई है, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है वो टोन डाउन सेटल हो जाएगा, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी का भी जो मीडिया सेल है ना, आईटी सेल, वो काफी स्ट्रोंग है और पहले वाली बात नहीं रही है। और दूसरा एक बात तो ये है ना सर, कि ये बात जो बीजेपी फैला रही है, यही तो पिछले 10 साल से फैला रही है। लोगों का जो विरोध बीजेपी से हुआ है वो इसी की वजह से तो हुआ है कि आप 10 मिनट के भाषण में 30 सेकंड की क्लिप काट के आप लोगों को हमेशा के लिए इस तरह की क्लिप्स भेजते रहे और वो लोगों ने कई बार उस पर देख देख के भरोसा किया। लेकिन अब मेरे ख्याल से लोगों की आंखें खुलनी शुरू हो गई हैं। वो सोशल मीडिया पे, क्योंकि आपके व्यूअर्स ज्यादा हैं, फॉलोअर्स ज्यादा हैं, आपके ट्विटर हैंडल्स ज्यादा हैं, तो इसको फैलाने में आप हो सकता है कामयाब हो, लेकिन लोगों के जहन पर इसका कितना असर होगा, मुझे लगता है कि अब ज्यादा असर होगा नहीं, क्योंकि लोगों को ये बात समझ आ गई है। और साथ ही साथ उसके पीछे पीछे जो दूसरे कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, वो भी, उनके पास भी ओरिजिनल क्लिप है, तो वो तुरंत वो भी लोग भी उसको ट्वीट और रीट्वीट कर रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी भेज रहे हैं। तो उसका ज्यादा असर मेरे ख्याल से नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक बार तो बीजेपी ने उसको ओवरशैडो करने की कोशिश की है। और दूसरा ये स्टाइल है, बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी जब कोई इस तरह की बात होती है तो उसको घेरने के लिए प्रधानमंत्री के साथ सारे केंद्रीय मंत्री, पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री चारों तरफ से एक हमला शुरू कर देते हैं। लेकिन इस हमले के बीच हम लोगों को आज एक बात भूल गए, हम लोगों को याद कर लेना चाहिए स्मृति ईरानी को भी। आज कहीं ना कहीं वो हमको दिखाई नहीं दे रही हैं। अगर वो होती संसद में तो मुझे लगता है इन 3 मंत्रियों के साथ एक शायद चौथा चेहरा वो होती जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आती। जी संजीव भाई। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे? बहुत छोटी छोटी टिप्पणी सर, मेरे पास वक्त की पाबंदी है, कमी है, तो आप की लगता है कि बीजेपी अभी जो कर रही है और जो कह रहे हैं, राशिद भाई ने भी ध्यान लगाया, उसमें हम लोग का आकर्षित किया और बाकी हम ये सोच ही रहे थे, कह भी रहे थे कि ये टर्न डाउन हो गया है मामला, सफलता जो कह रहे हैं नहीं मिल पाएगी, देश जान रहा है। आपकी अपनी टिप्पणी, फिर राशिद भाई से भी छोटी सी 1 लाइन की 2 लाइन की टिप्पणी। देखिए संजीव जी, भारतीय जनता पार्टी की तो ये पुरानी परिपाटी रही है, और अगर हिंदुत्व का मुद्दा आज की राजनीति में इतना प्रासंगिक होता तो अयोध्या न हारते और प्रधानमंत्री बनारस में कुल 1.5 लाख वोटों से न जीतते। और उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह से बुरी तरह हारे, जो उनकी लेबोरेटरी है, वो आज के वो परिस्थितियां नहीं होती। काउंटर कर दिया है और ऐसा कोई देश के अंदर चुनाव नहीं खड़ा कि ये बहुत बड़ा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अपनी खींच छुपाने के लिए, अपनी कोर पॉलिटिक्स को बैक करने के लिए हम उसके साथ खड़े, हिंदुत्व के साथ। और भारतीय मुझे 2 चीजें लग रही है बिलाल भाई, मैं राशिद भाई से भी इसमें व्यू ले लूंगा, कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी का जो पहला भाषण है और राहुल गांधी को कहीं ये कमतर बताना कि देखिए वो कैसी चूकें करते हैं, क्या कुछ तो वो उनका ये भाषण, राहुल गांधी हिंदुत्व पे हमेशा हमला करते हैं। कब नहीं करते? कांग्रेस पार्टी आरएसएस पे हमेशा हमला करती है। आज की राजनीति का जो राजनीतिक दर्शन है, विमर्श है, वो इसी बिंदु को लेकर है। वो उसमें स्पष्टता लाना चाहते हैं कि आप कौन से वाले हिंदू हैं और हम किस हिंदुत्व की बात करते हैं। यही उनकी स्पष्टता है और उन्होंने बता दिया आप भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व में और जो देश का हिंदुत्व में, उसमें क्या फर्क है। यही वो उनका अर्थ है, यही उनका विमर्श है। बिल्कुल बिल्कुल। रशीद भाई, क्या ऐसा भी हम मान सकते हैं कि ये जो है, जो छपता है चीजें, राहुल ने जिस तरीके से कहा, तो वो आपने कहा एक फाउल छोटा सा, वो फाउल उसको कहीं बनाकर और हम ज्यादा आगे बढ़ जाएं और स्पेस कम मिल पाए राहुल को, ये भी एक टैक्टिक हो सकती है।
क्योंकि अभी तत्कालिक लाभ नहीं होना है आपको, चुनावी लाभ, ऐसा भी हम देख या मान सकते हैं? देखिए संजीव भाई, लाभ की और नुकसान की जो बात है वो बात की है। आज तक जो है राहुल गांधी के माथे पे उन्होंने वो जड़ दिया कि आलू से सोना निकालते हैं, जबकि वो डायलॉग किसका है आप जानते हैं। मोदी जी की बात को राहुल पर जड़ दिया। जितना भी ये ट्रोल आर्मी का जितने भी ज्यादातर संसाधन हाथ में है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ना कि कांग्रेस के। दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी आती है, वो नरेशन बना देते हैं। ये बात कह देना ये ऐसे खरगोश की बात है जो आंख मीच के कह रहा है कि ऑल इज वेल, जबकि बिल्ली उस पर झपट्टा मार देती है। जितने ऑफेंसिव थे राहुल गांधी, अब डिफेंसिव हो गई है कांग्रेस। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखिए अगर ये बात कह करके हम तो अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात को हम पहुंचाएंगे, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि अहले मामला जब दीपेंद्र हुड्डा पीछे से बता रहे हैं, आप भी थोड़ा सा बोलते समय अगर थोड़ा सा ध्यान रखें, जबकि आपको मालूम है कि आपके एक एक शब्द का स्क्रीन करेंगे लोग, अल्ट्रासाउंड करेंगे, एमआरआई करेंगे और उसका बाद गलत मतलब निकाल के कर देंगे। हिंदुत्व की और हिंदुइज्म की बात जो है राहुल गांधी और एक बंदे पत्रकार और हैं देश में उन्होंने चलाई है, एक जमाने से बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का वो मैसेज जो हिंदुत्व और हिंदुइज्म के बीच में डिफरेंस पैदा करता है, वो बहुत ज्यादा देश के अंदर जो है सर्वोपरि नहीं है, मतलब काबिले जिक्र नहीं है। ये वाली बातें काबिले जिक्र है। तो ये लोग तो माहिर हैं इस पे ये कह देना कि जी वो लड़ाई लड़ रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, ये असल में अपने मियां मिट्टू बनना है। जो गलती है वो गलती है। राहुल गांधी जितनी शानदार पारी खेल रहे थे, अचानक वो एक काम कर गए, हालांकि उनके इंटेंशन कुछ और थी, ये बात भी सच है, वो हम बता रहे हैं, वो हमें बतानी भी पड़ेगी बात। तो इसमें कोई दो, लेकिन ये लोग लग गए, जैसा आप देखेंगे अभी प्रोग्राम खत्म होने के बाद संजीव सर अब आप मोबाइल खोलेंगे तो आपको बाढ़ नजर आ जाएगी। अब वो उनके भैया टूल से क्या कर सकते हैं, अब हम जैसे लोग भी हैं, हम भी बता रहे हैं बातें, लेकिन जो बात है वो ये बात भी बतानी पड़ेगी कि बोलते समय बहुत ज्यादा संयम रखने की जरूरत है, वरना अमित शाह चालाकी के साथ खड़े नहीं होते, प्रधानमंत्री चालाकी के साथ खड़े नहीं होते। वो मकसद उनका यही था। और एक बात और भी कह के गए अभी सर हमारे शीतल भाई, वो वाकई बड़ी बारीक नजर रखते हैं। उन्होंने एक बात कही कि ये मैसेज कन्वे कर दिया गया होगा कि इस चीज को आगे बढ़ाना है। अब जो बूढ़ा आदमी 76 साल का यूट्यूबर बैठा है, प्रदीप नाम का बूढ़ा, वो बैठ करके टीवी पर बड़ी ज्यादा बदतमीजियां करते हैं और बहुत ज्यादा, मैं क्या बताऊं आपको, वो तो थोड़ा ये भी नहीं देखते उम्र का लिहाज, उनका बस सीधा सीधा मकसद है हिंदुत्व को किस प्रकार से प्रसार करना, वो भी कब्र से निकल आएंगे, अब देख लीजिएगा आप। तो ये थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत है। बाकी राहुल गांधी ने ये तय करा दिया है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, सलाम करने लायक है कि आने वाला समय इन लोगों के लिए वाकई बहुत परेशानी का है। इनको अलग ही प्लानिंग बनानी पड़ेगी राहुल गांधी के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छी एक शानदार चर्चा की। राशिद भाई आपका, रविंद्र सर आपका, और हमसे पहले जुड़े हुए थे आनंद सर और शीतल पेसंग साहब और बिलाल सर का मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि समय समाप्ति की ओर है तो ज्यादा ही हो गया बल्कि। तो ये थी आज की हमारी चर्चा। इसमें निकल कर यही आता है कि राहुल गांधी ने आज सदन को लूटा, या देश में जो उनका संदेश जाना था सदन के माध्यम से वो देने में वो सफल हुए। अब ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा उसका एक तरीका है, रवैया है, या जो ट्रेजरी बेंच है संसद के भीतर, वो जिस शैली में काम करती है वो अपने हिसाब से उसने शुरुआत कर दी है। लेकिन ये भी निकल कर आता है हमारे पैनलिस्ट के द्वारा कि इसका असर बहुत होगा, इसकी संभावनाएं कम नजर आती हैं। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी या जो सत्तारूढ़ दल है, जो सरकार है, उसकी तरफ से कोशिशें शुरू हैं और ये बहुत आगे तेज होंगी, जिस तरीके से ट्रोल करना शुरू किया गया राहुल गांधी को। लेकिन कुल मिलाकर जो विपक्ष है, विपक्ष भी उसकी आक्रामकता इससे कम होगी, इसकी उम्मीद करी नहीं जा सकती है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। हमारे इस जो चर्चा थी उसके वीडियो में जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।